नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा वेणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुष्यंत सिंह सर और बहुत ही तड़कता भड़कता मामला है। एक ऐसी चैट लीक हो गई मीडिया में जो अनएक्सपेक्टेड थी। यूएस डिप्लोमैट टॉकिंग टू अ जमायती लीडर and the kind of things that they are talking now, this is out on record, out on the everybody's eyes, क्योंकि यूएस का डिप्लोमेट खुलकर बोल रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था। Sir, a very warm welcome on the show. Over to you, sir. थैंक यू गायत्री जी, आपको, आपके ऑडियंस को। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो खबर आई है, ऐसा नहीं कि ये खबर लोगों को पता नहीं थी, लेकिन इसकी जो पुष्टि हो गई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका है। देखिए, कुछ महीनों पहले, करीबन 8-9 महीने पहले, मैं किसी एक ऐसी हमारे डिस्कशंस होते रहते हैं ट्रैक 2 वगैरह में, जिसमें दोनों देशों के हर अलग-अलग देश के लोग होते हैं। उसमें एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या बांग्लादेश के इंसिडेंट में अमेरिका का हाथ है? तो वहाँ के लोगों ने बोला था, नहीं, 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 बिल्कुल हमारा तो दूर-दूर तक यहाँ से कोई रिश्ता नहीं है। एक ऑफिशियल सी स्टेटमेंट दी गई थी। इस लीक के बाद इतना तो एकदम साफ हो गया है कि साउथ एशिया के हर एक्शन में उनका हाथ होता है। इस पूरी कन्वर्सेशन चैट की अगर आप लिंक अपने उस पे चैट पे शेयर करेंगे अपने यूट्यूब पर, लोग इसको सुन सकते हैं। ये इंग्लिश में है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन आप हिंदी में कर सकते हैं और आपको क्लियर, ये नहीं, ये तो बाद में दिखाएँगे। ये तो क्लियर बाद में पता चल जाएगा, आप लोगों को एक बार हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें 3-4 बड़ी बातें की गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो अमेरिका ने बोला है कि भाई, उनको जो उम्मीद थी छात्र नेताओं से, वो उन्होंने पूरी नहीं की। यानी कि क्लियरली वो बता रहा है कि जो रिजीम चेंज के बाद जो कार्रवाई करनी चाहिए थी छात्र नेताओं को, वो नहीं कर पाए। लेकिन यूनुस को उन्होंने जीनियस बोला है। यूनुस एक जीनियस हैं, जिन्होंने उस काम को कर दिया, जो काम हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कर पाएँगे। वो मानते हैं कि शेख हसीना की जो ट्रायल है, बोला उसने, खुद बोला उसने कि शेख हसीना की जो ट्रायल थी वो फ़ार्स है। लेकिन जिस तरह से यूनुस ने इस पे जजमेंट दी है, वो एक अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ चीज़ है, जहाँ तक यूएस का सवाल है। और उसको जल्दी से जल्दी शेख हसीना को एक तरह से रास्ते से हटाए। वो मानते हैं कि शेख हसीना एक चालाक क्लेवर यूज़ किया है उन्होंने, क्लेवर पॉलिटिशियन है, लेकिन और अगर वो आईसीटी में गया होता केस इंटरनेशनल कोर्ट में, तो वो शायद बांग्लादेश हार जाता। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने उसको उस केस को रफ़ा-दफ़ा कर दिया अपने कंट्री के अंदर और उसको डेथ सेंटेंस के लिए, उसके डेथ सेंटेंस को वो जायज़ मानता है। अब ये तो हो गया, पता नहीं कौन-सा चेहरा बोलूँ मैं इसको, दोहरा चेहरा, तिहरा चेहरा, कौन-सा चेहरा है अमेरिका का जिसको हम सच मानें? और किस लिए वो ये कर रहा है? ये क्या आइलैंड के लिए खाली कर रहा है? क्या शांति रियली में उसका एक उद्देश्य है, जिसकी वो हमेशा बात करते रहते हैं कि मैंने 8 देशों की लड़ाई रुकवाई। पहले आप लड़ाई करवाइए, फिर उसको रुकवाइए और फिर आप अपने आप को नोबेल प्राइज़ लीजिए। ये कौन-सा गेम चल रहा है? अब उस नोबेल प्राइज़ के गेम के बारे में भी आपको पता है क्या हुआ। नोबेल नोबेल कमिटी ने उस पूरे मामले को ही उल्टा घुमा दिया है। वो बोला है कि ये आप इसको अब क्लेम नहीं कर सकते, भले ही उसने जो है आपको हैंडओवर कर दिया हो। अब नेक्स्ट चीज़ जो ये है कि बांग्लादेश जो है, दूसरी चीज़ जो उसने बताई है बांग्लादेश के बारे में, वो ये है कि वो चाहते हैं जमात ही पावर में आए। वो ये भी नहीं चाहते कि बीएनपी पावर में आए। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि अगर बीएनपी बाय बाय चांस पावर में आ जाती है, हम ये इंश्योर करेंगे। अब देखिए कितना बड़ा गेम खेल रहा है वो। हम ये इंश्योर करेंगे कि जमात एक अच्छी पोजीशन पे आए, यानी कि दूसरे नंबर पे। और वो आपके वहाँ जो पॉलिटिकल सर्वेज भी हो रहे हैं, उसमें जमात जो है इस समय दूसरे नंबर पर आती हुई दिख रही है पार्टी। तो अगर बीएनपी पावर में आती भी है, तो यूएस के हिसाब से, यूएस के असेसमेंट के हिसाब से, वो एक करप्ट पार्टी है। वो अगेन एक पार्टीजन पार्टी है, मतलब एक ही तरफ का साइड लेगी। एंटी क्या बोलते हैं, शेख हसीना पार्टी होगी, एंटी जो शेख हसीना की पार्टी है उसके खिलाफ रहेगी, अवामी लीग के। तो वो अपने आप ही ढह जाएगी वो।
और जैसे ही वो पार्टी ढहेगी, यानी कि उसकी गवर्नमेंट बिखरेगी, वो जो है मौका होगा जमात को पावर में आने का। तो उनका एम ये नहीं है कि यूनुस पावर में है, उनका एम ये है कि जमात को किसी न किसी तरह से पावर में ले आए। तो आप इनका गेम देख रही हैं, तालिबान को कहीं पावर में ला दिया, सोमालिया में कुछ कर दिया, हर जगह ये लोग अब आप देख लीजिए हमास और उनका जमात के जो साथ जमात के साथ इतना ज्यादा क्यों है? जमात को क्यों लेकर आना चाहते हैं पावर में? देखिए वो चाहते हैं कि इस रीजन में भारत जो है ना, जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जो पावर हाउस बन रहा है, किरण रिजिजू जी ने भी अभी इसके इसके बारे में ट्वीट किया है, अगर आप वो ट्वीट दिखाएंगी, यस, इसके बाद जो उन्होंने जो पुटअप किया है, ये देखिए, अब इस ग्राफ को समझिए। भारत की जो ग्रोथ है 7.3% पर है, चाइना 5% ऑफिशियली है, ऑन ग्राउंड तो बोलते हैं ये 3-4 के बीच में है। तीसरे नंबर पे वर्ल्ड है, प्रोग्रेस ग्रोथ की बात कर रहा हूं। इसमें कहीं भी आप अगर आप देखेंगे तो इवन जर्मनी सबसे लास्ट में जा रहा है, 0.2 पे जा रहा है। तो अगर जर्मनी हमसे आगे है इस समय इकोनॉमी में, 0.2% पे ग्रो कर रहा है, हम 7.3% पे ग्रो कर रहे हैं, ये तो 2027 तक हम लोग तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। इसके ऊपर मैंने ट्वीट किया है कि इंडिया जो है अब चाइना की तरफ आंखें गड़ा के देख रहा है। एक छोटा सा डाइग्रेशन कर रहा हूं, इस जो डावोस मीट हुई है उसमें हमने 240 बिलियन डॉलर का एमओयू साइन किया है अलग अलग देशों के साथ। हर एक स्टेट, हमारी जितनी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स गए थे, सब वहां एक तरह से उनके ऊपर एमओयू की बरसात हो रही थी कि भाई हम आपके यहाँ पर बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा। ये अपने आप में ये जो तस्वीर देखी आपने, ये उस तस्वीर का कमाल है, ये पिछले 10 साल का मेहनत का कमाल। एक तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, आईएमएफ की जो प्रेसिडेंट थी, जो डावोस में भी गई थी, डावोस जाने से पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि भारत जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और 7.3% पे चलेगी। वहां जाके मैडम जी एकदम बदल गई। ये कई लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में। इसके ऊपर अश्विनी वैष्णव जी ने बड़ा तगड़ा रिमार्क दिया है, उनको डायरेक्ट आंख में आंख दे करके जवाब दिया है। उन्होंने भारत को, आईएमएफ ने ग्रुप बी की देशों में शामिल किया जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है। उन्होंने बोला कि भारत जो है नंबर 1 फ्रंटियर ग्रुप में नहीं है। उसका जवाब अश्विनी वैष्णव ने स्कॉट बेसिन की आंख में डाल के दिया था जवाब। स्कॉट बेसिन कह रहा हूँ, आईएमएफ की जो प्रेसिडेंट है, उनकी आंख में जवाब देके किया था कि बोला था भाई यूसेज में फर्स्ट है, परफॉर्मेंस में फर्स्ट है, स्किल्स में फर्स्ट है, बाकी दो में भी हम लोग सेकेंड या थर्ड या फोर्थ स्टेट में है। किस किस बेसिस पे, किस लॉजिक से आप बोल रहे हो कि भारत जो है एआई 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 के सेक्टर में ग्रुप बी कंट्रीज में आता है? तो वो भी आर्ग्यूमेंट उनका धाराशायी हो गया। मेरे ख्याल से 10-15 एमओयू और साइन हो गए होंगे खाली इसी एक स्टेटमेंट की वजह से। सो कहने का मतलब ये एक पॉइंटेड एक्शन हो रहा है भारत के अगेंस्ट। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं बड़ा डींगे हाँक रहे थे, वो टैको हो गए फिर। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। यूरोपियन यूनियन को उन्होंने मौका दे दिया कि नहीं जी, हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। भारत को फिर बोलते हैं भारत एक बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, हम उसके साथ जल्द से जल्द ट्रीटी करेंगे, क्योंकि उनको लगा कि यार भारत तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी कर लेगा तो हम तो खाली हाथ हो जाएंगे। भारत एक अकेला देश है जो कि खड़ा है इस समय एकदम खंबे की तरह, चाहे वो बांग्लादेश तंग के थ्रू वो हमको तंग करने की कोशिश करें, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू। अब मैं बताता हूं कि हम लोग बांग्लादेश को कैसे टैकल कर रहे हैं। हम ये नहीं बात करेंगे कि चाइना ये दे रहा है, पाकिस्तान ये दे रहा है, बांग्लादेश जाके वहां से ये खरीद रहा है। अरे ये करने दो, ये छोटे मोटे जो लोग होते हैं ये इस तरह के काम करते हैं। असली चीज जो है भारत कर रहा है, जो बोलते हैं जोर का झटका धीरे से लगे। 30% का टैरिफ लगाया था भारत ने अमेरिका के ऊपर। जब वो डकोटा में लोगों को मिर्ची लगने लग गई तो ऑटोमेटिकली उन्होंने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, भैया प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखो भारत के, नहीं तो हम तो डूब जाएंगे। पीली दाल दुनिया में कोई नहीं खाता है भारत को छोड़ करके। सो ऐसे ऐसे एक्शन हम ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है शाम दाम दंड भेद, ये हम सारी चीजों को डिप्लोमेसी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस समय चाणक्य जो है हमारा मेन स्ट्रेटेजिस्ट है,
उनको उखाड़ के लाए हैं 2500 साल के बाद, बहुत बहुत सालों के बाद। और किया क्या जा रहा है? वाटर ट्रीटी मई में खत्म हो रही है बांग्लादेश के साथ वाली। बांग्लादेश के साथ। हमारा अरेंजमेंट था कि हम 40,000 क्यूसेक ले सकते हैं अगर 70,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आता है, यानी कि 30,000 35,000 उनको मिलेगा, 40,000 हमको मिलेगा। लेकिन इस बार बिहार ने भी सर उठा लिया है। बिहार बोलता है भैया गंगा तो मेरे बीच से भी जाती है, मेरे को भी चाहिए। क्योंकि बिहार का जो हालत होता है खास तौर से लीन सीजन में, जब ये गर्मी का सीजन आता है, उनको जरूरत होती है, अत्यधिक जरूरत होती है पानी की। तो इस बार जो है बिहार का भी हिस्सा इसमें से काटा जाएगा। और चाहे वो जो कुछ कर ले, चाहे वो गंगा को पद्मा बोले, गंगा गंगा ही रहेगी और बे ऑफ बंगाल में जाएगी। और बे ऑफ बंगाल में जाकर के बे ऑफ बंगाल का नाम बदल के गंगा सागर रखा जाएगा। इस पर मैंने एक ऑफिशियल पॉल किया था ट्विटर में। मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूं, एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला उस ट्वीट में। 90% लोगों ने भारत के सपोर्ट किया है कि बे ऑफ बंगाल का नाम बदल करके गंगा सागर रख देना चाहिए। अगर ऐसा हमारे भारत का मूड है, तो इस मूड को, जैसे किसी ने गल्फ ऑफ पनामा को गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, अब हमें जरूरत है कि हम जो है बे ऑफ बंगाल को गंगा सागर कर दें और अरेबियन सागर को हम पश्चिमी हिंद सागर कर दें। या बिल्कुल सीधा साधा सवाल था, उसका सीधा साधा जवाब देना था। तीसरी बात जो है, जितने लैंड रूट हैं भारत ने इस समय चोक कर दिए हैं। अब उनकी जो हॉइजरी है ना, वो जो हॉइजरी इंडस्ट्री थी, अब जो रूट है वो आता है उन्होंने बोला हम पाकिस्तान से लेंगे भाई कॉटन। जहां वो 2 रुपया देते थे, अब वहां वो 20 रुपया दे रहे हैं। दें, ये कुछ दिन ही चलेगा ये मामला। क्योंकि भारत जो था, उनका मेजर सप्लायर था कॉटन का। कहां से लाएंगे कॉटन? और एक साल देखिए, जमीन पे आ जाएंगे। तीसरी चौथी बात, ये बात कर रहे थे चिकन नेक काट देंगे, लाल मुंडरी हाट में बेस बना देंगे। अब इनके ऊपर बेस बन गया है। आप समझ रहे हैं? मिजोरम से अगर आप शुरुआत करेंगी, त्रिपुरा, मिजोरम और ये जो असम है, और असम के बाद जो नॉर्थ बंगाल है, इस सारे इलाके में हमारा जो है सिक्योरिटी तंत्र जो है इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब हमारा इन्फ्लुएंस जो है, जो हमारा जो असर है बांग्लादेश के अंदर, 100 से 150 किलोमीटर अंदर जा चुका है। और हमारी जो मारक क्षमता है, मार करने की क्षमता जो है, वो बांग्लादेश को एक झटके में खत्म कर सकती है। चाइना ने बताया है कि बांग्लादेश सोचे भी ना भारत के साथ पंगा लेने का, सोचना भी मत, करने की तो बात छोड़ दो। और वो चाइना जैसा देश बोल रहा है। और वो इसलिए बोल रहा है कि उसको पता है कि भारत की क्या कैपेबिलिटीज है और ज्योग्राफी किसके फेवर में है। इस समय ज्योग्राफी हमारे फेवर में है। चिकन नेक उनके पास नहीं, हमारे पास नहीं, उनके पास है। तो कहने का मतलब बांग्लादेश जो है इस समय चारों तरफ से चौतरफा उसके ऊपर हम लोग आंख गाड़ के रखे हुए हैं, एक्शन ले रहे हैं, जिससे कि वो जैसे ही इलेक्शन, हम वेट सिर्फ इलेक्शन का कर रहे हैं। इलेक्शन होने दीजिए। तारिक क्या नाम है उनका, जो बीएनपी के जो अभी तारिक रहमान। प्रेसिडेंट, तारिक रहमान जो है प्रेसिडेंट है आफ्टर हिज मदर एक्सपायर्ड, उनके उनके जाने के बाद उन्होंने बोला है, एक नया नारा दे दिया। देखिए आते ही नारा भी बदल गया। न रावलपिंडी न हिंदुस्तान, केवल बांग्लादेश। ये पहली सीढ़ी है। कुछ दिन के बाद हो जाएगा रावलपिंडी गई भाड़ में, हमारे साथ हिंदुस्तान। तो ये जो टेक्निक चल रही है, अब हमको इंश्योर ये करना है कि बांग्लादेश को हमको रखना है। बांग्लादेश हमको बिखेरना नहीं है। उसका कारण क्या है? जितने घुसपैठिए हमारे पास आए हैं, इनको कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा ना भाई। हमारी जो जनता है वो सोचती है कि यार हम बांग्लादेश ले लें, क्या बोलते हैं, पीओके ले लें। उन मैं आपको यकीन से कहता हूं, भारतीय सेना को आज बोलिए बांग्लादेश हमारे पास होगा, सुबह का ब्रेकफास्ट हम वहां खाएंगे।
रात को चलेंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट हम बांग्लादेश में खाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या आप चाहते हो कि ये लोग हमारे साथ हो जाएं? अभी क्या कम आप लोगों को आतंकवाद से झेलना पड़ रहा है? और थोड़ा दूर की सोचिए, आप समझ रहे हैं? तो हमको जो काम करना है बड़ा सोच समझ के करना है। गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सोच समझ के काम कर रही। किसी देश को हम ऐसी बिना बात के नहीं कुछ करना चाहते हैं। जहां हमारा क्लेम है वहां हम जाएंगे। यूके में हमारा क्लेम है, हम जाएंगे, लेकिन अपने तरीके से जाएंगे। अगर वहां की पब्लिक भारतीय संविधान में विश्वास रखेगी तब तो हम उसको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। नहीं तो कहीं तो इनको धकेलना पड़ेगा आपको ना, कहीं तो इनको रखना पड़ेगा आपको। तो जरा उस नजर से सोचिए कि यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब सी न्यूज़ आ रही है कि नए रेजिमेंट्स बन रहे हैं बांग्लादेश के हाँ जी, अंदर। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैंने क्या बोला कि उस समय मैंने आपको बताना शायद भूल गया था कि जब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत को किसी न किसी तरह से तंग करके रखा जाए। पाकिस्तान से तो वो कोशिश कर कर के थक गया। तो उन्होंने सोचा बांग्लादेश के थ्रू, ये जो बांग्लादेश आपने बोला ना कि बांग्लादेश में क्यों ये कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको बांग्लादेश से कोई प्यार है या बांग्लादेश का बड़ा हित चाहता है, कुछ नहीं चाहता, उसको कूड़े में डाल देगा। जिस दिन उसका काम खत्म हो गया बांग्लादेश को कूड़े में डाल देगा या गंगा सागर के अंदर बहा देगा, अंत्योदय कर देगा उसको भी, जाओ। ठीक है ना? वो इसलिए कर रहा है कि भाई पाकिस्तान को बोलिए ठीक है अपनी तरफ से नहीं कर सकते, आप वहां जाकर के आईएसआई को भेजा है उन्होंने, डीजीआईएसआई को भेजा, जो वो काम वहां कर रहा था वो यहाँ कर रहा है। आपने ही शायद मेरे ख्याल से किसी पुराने आपके प्रोग्राम में किया था कि वहां पे करीबन 10-15 ट्रेनिंग कैंप्स बना दिए गए बॉर्डर आईएसआई द्वारा। एरियाज़ में है। स्पेशली ये लोग हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ में बना रहे हैं, दैट इज़ द इंटरेस्टिंग तो, पॉइंट। नॉट द तो मुस्लिम देखिए एरियाज़ जो देखिए अपने बॉर्डर के साथ हैं देखिए सब। देखिए हिंदू डोमिनेटेड एरिया में इसलिए बना रहे हैं कि हिंदू कोशिश करते हैं उधर हमारी तरफ आने के लिए, उन्हीं के गार्ब में ये इन्फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ये इन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम अपनाया है। वो ये कर रहे हैं कि जहां बॉर्डर एरियाज हैं वहां वो आतंक नहीं फैलाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये इनकी पुरानी टैक्टिक्स है। अब जैसे सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी का जो इलाका है उसको ये लोग बोलते हैं रेस्ट एंड रिकूप है। यहाँ इनके हथियार मिलते हैं, यहाँ ये आपस में मिलते हैं, यहाँ पर ये फेक करेंसी नेपाल से आती है, सारी चीजें ये इन इलाकों में होती हैं। यहाँ पर इनकी डबल फैमिलीज हैं, जहाँ अगर कि ये रात में छुप जाते हैं पब्लिक की, मतलब रात कह रहा हूँ, एक एक महीने 2-2 महीने रहते हैं, पब्लिक में मिल जाते हैं, पब्लिक जैसे लगते हैं, ये और अंदर घुसते हैं और वहां जाके गदर करते हैं। तो ये जो रास्ता नया ये लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जैसे आपने याद होगा मुक्ति बाहिनी 1971 में एक ऐसा फोर्स मुजीबुर रहमान ने तैयार किया था जो भारत की सेना के साथ मिल करके 1971 में लड़ाई करी थी। अब ये कुछ उस तरह का प्लान कर रहे हैं जो चीज ये जेएनके वगैरह में ट्राई कर रहे थे, अब वो इधर से ट्राई कर रहे हैं और इस तरह की खूनी रेजिमेंट, एक्चुअली उन्होंने इसका नाम रखा मुहाजिर रेजिमेंट। देखिए कितने संकीर्ण, कितने छोटे दिमाग के हैं ये सब। और हमारी जो जनता है, हमारे जो कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इतने बेवकूफ हैं कि समझते नहीं है। तुम्हारा नाम मुहाजिर रेजिमेंट रखा है यार, क्यों? अभी भी तुम लोग वहां के रिफ्यूजी हो क्या? या तो आप मुसलमान हो या फिर आप मुसलमान नहीं हो। बांग्लादेशी रेजिमेंट ही रख लेते कहीं। मुहाजिर रेजिमेंट क्यों रखा आपने? आपको पता मुहाजिर किनको बोलते हैं ये लोग? पंजाबी मुसलमान, ये लोग मुहाजिर उनको बोलते हैं जो भारत से उधर गए हैं। इनमें एक आध चीफ भी बने हैं इनके, एक तो आजमगढ़ के ही थे। तो ये दे आर नोन एज मुहाजिर्स। सो ऑल दोस पीपल जो यूपी बिहार से पाकिस्तान में गए सेटल हुए, उनको मुहाजिर रेजिमेंट बोलते थे, उनको मुहाजिर बोलते हैं पाकिस्तान में। अब बांग्लादेश में मुहाजिर बनाने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि इनको ये लोग एक एक पंजाबी जो है ना वो पंजाबी मुस्लिम जो है पाकिस्तान के, ये अभी भी बांग्लादेश को एक छोटा, अपने से नीचा इंसान समझते हैं।
और फिर भी बांग्लादेश के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वो जमात के उस पे जमात के भड़कावे में है। ये यूसुफ को यूनुस को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो उसको यूज़लेस यूनुस बोलता हूँ। बट आप देखिए पाकिस्तान तो उसको जीनियस सॉरी अमेरिका का डिप्लोमेट तो उसको जीनियस बोल रहा था। और ये तो अब सर्वव्यापी बात हो गई है। यूनुस इज़ अ जीनियस पर्सनैलिटी। ही हैज़ बीन एबल टू डू व्हाट जो कि जो स्टूडेंट लीडर थे वो नहीं कर पाए, वो इसने किया। तो अब ये बोलते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है ये। ये जो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए, तभी तभी सारे डिप्लोमेट्स की फैमिलीज़ को वापस ले लिया गया है। बिल्कुल। अब ये डिप्लोमैट्स की जो फैमिली को लिया गया है, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। हर चीज़ के पीछे आपको थोड़ा गहराई से सोचने की ज़रूरत है। हम लोग सीधे अच्छा डिप्लोमेट को वापस ले लिया, यानी कि हमारे ऊपर कोई खतरा है। वो भी है, खतरा भी है, क्योंकि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा मतलब क्या है? कि हम भाई तैयारी कर नहीं हम तैयारी तैयारी कर नहीं, तैयार न तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो क्या बोलते हैं दादा आदम के ज़माने की बात कर रहे हैं। फिर ये है कि अब करोगे तो ठोकेंगे। तो ठोकने से पहले अपना आप पूरा जो विथड्रॉ कर अपनी एसेट विथड्रॉ कमज़ोर कर अपने जो पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी पॉसिबल रिएक्शन हो सकता है हमारे लोगों के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर, उनको वापस बुलाया जा रहा है। कि हमारी एम्बेसी को ही चारों तरफ से घेर लें, इस तरह की बात। तो सबसे पहले फैमिलीज़ को हम बाहर निकालते हैं। बाद में जो है, जो वर्क स्टाफ है, वहाँ का जो स्टाफ है, वो बाद में आता है। उनको भी धीरे-धीरे स्केल डाउन किया जाता है। लेकिन ये एक इशारा है यूज़लेस यूनुस को कि भाई सँभल जाओ, अब जो है ना बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। और आपको पता होना चाहिए अगर हमारे लीडर का जो बॉइलिंग पॉइंट अगर आ जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा शांत हो जाते हैं उस कंट्री के खिलाफ। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर एक भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे बांग्लादेश के खिलाफ। उनकी चुप्पी है उनका सबसे उनका बड़ा स हथियार। आपको याद होना चाहिए बालाकोट की स्ट्राइक जिस दिन हुई, उसी दिन शाम को हमारे प्राइम मिनिस्टर चेन्नई में एक स्पीच दे रहे थे और उसमें वो बोल रहे थे पाकिस्तान को अगर लड़ना है, तो भारत से ना लड़े, गरीबी से लड़े, तुम्हारे यहाँ जो भुखमरी चल रही है उससे लड़िए, आप अपने आप तरक्की करेंगे। और उसी रात को 3-4 घंटे के बाद खेला हो गया। तो ये जो चुप्पी होती है ना, ये चुप्पी होती है तूफ़ान के पहले की जो शांति होती है उसका इशारा करती है। तो इस समय समझदार को इशारा काफ़ी होना चाहिए। जीनियस वाले जो मूड में घूम रहे हैं ना कि अमेरिका ने उनको बहुत तारीफ़ कर दी। अमेरिका ने ये भी बोला है कि तो ऐसा नहीं लगता वो चाइना के साथ बकरियों ज़्यादा मेल-जोल मत करो। अमेरिका ने ये भी बोल दिया है कि चाइना के साथ ज़्यादा मेल-जोल मत करो, नहीं तो पिटोगे। यू ईयू से न, हम तो करेंगे ईयू से भी तुम्हें निकलवा देंगे सारे सैंक्शंस और ट्रेड टैरिफ्स एंड व्हाट नॉट सब कुछ करेंगे। वो उसी उसी चार्ट में ये भी आया भाई, ईयू को भी अगेंस्ट में ले जाएंगे बांग्लादेश के। दे तो एनीवेज मैं मूव एज अ ब्लॉक। तो इन एनी केस देखिए, बांग्लादेश का जो मेन स्टे है वो अमेरिका या फिर क्या बोलते हैं चाइना है। चाइना को वो पहले ही स्क्वीज़ आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो चाइना दे रहा है उनको JF-10। तो डरो मत, अमेरिका गया तो हम हैं आपके साथ। तो करने दो इनको अपने साथ। मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश जो है, हम लोग वेट कर रहे हैं इलेक्शंस का। इलेक्शंस अगर ठीक नहीं हुए, तब तगड़ी कार्रवाई होगी अगर ये लोग बिहेव नहीं करते हैं। अगर ये हिंदुओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार करते रहेंगे, मैं आप मान के चलिए सॉलिड एक्शन होगा। नो दैट दिस पार्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सर। एक तो चाइना वाला पार्ट और साथ के साथ ईयू को भी विल फोर्स ईयू आल्सो टू सैंक्शन एंड इंक्रीज टैरिफ्स एंड स्टॉप ऑल ट्रेड विद बांग्लादेश। मतलब ये दिखाता है कि किस तरीके से पूरे एक एनानिमस ब्लॉक की तरह चलते हैं जब इनकी उसकी बारी होती है, बिल्कुल, एक्शन की बारी बिल्कुल। होती है। देखिए लेकिन लेकिन अमेरिका को भी ये धीरे-धीरे पता चल रहा है कि किस तरफ पलड़ा भारी है
तो भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत उसके लिए गले की फांस बना हुआ है और भारत हर समय कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। बोर्ड ऑफ पीस बनाया इन्होंने, भारत को इनवाइट किया। 60 इनविटेशंस, 60 अ, कंट्रीज वर इनवाइटेड। तो उसमें से यूएई जो है ने एक्सेप्ट भी कर लिया। एक कार्टून घूम रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब, आप वो भी एक्स में देखिए, मुझे बड़ा मजा आया देख करके उसको। उसमें वो बोल रहे हैं ट्रंप से कि सर हम तो आपको ज्वाइन कर लेंगे तुरंत, लेकिन सर 1 बिलियन का क्या होगा, वो कहाँ से देंगे हम। तो उन्होंने बोला ठीक है क्रेडिट पे ले लो 1 बिलियन क्रेडिट पे ले लो। तो मैंने कहा उनकी जो क्या बोलते हैं टैंकी जो है ना भरी हुई है, जो 30 बिलियन चाइना का, आईएमएफ का तो चल ही रहा है। आईएमएफ वाले तो सोचते भी नहीं है कि मिल जाए हमको कुछ, खाली देते ही रहते हैं। तो उसमें एक और 1 बिलियन जुड़ गया तो क्या फर्क पड़ता। 8 बिलियन, 8 बिलियन, सॉरी 1 बिलियन, 1.2 बिलियन तो अभी अमेरिका ने हाल में दिया है। पूरे जितने भी F-16 का जो अपग्रेड्स के लिए दिया है, ओवर अ पीरियड उन्होंने थोड़े-थोड़े अमाउंट्स कर करके वो जो टोटल करेंगे, अगर आप अभी लेटेस्ट जो दिया था 800 कुछ दिया था मिलियन, वो टोटल करेंगे तो 1.2 बिलियन के करीब आएगा। तो अगर उधर 1.2 बिलियन दे दिया, लेकिन एक बात बताऊँ, ये 1.2 बिलियन लोन नहीं है, ग्रांट नहीं है, लोन है। लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि लोन दो चाहे ग्रांट दो, हमारे लिए तो वो गारंटी है, क्योंकि वो तो पैसा तो वापस करेंगे नहीं वो लोग। एक ही तरीका है उनके पास पैसा वापस करने का, अपनी ज़मीन गिरवी दे दो। उसमें वो तो माहिर है, कोई बड़ी बात नहीं तो है। फिर तो पसनी पोर्ट ले लीजिए आप, चाहे नूर खान एयरबेस ले लीजिए आप। मैं तो बोलता हूँ कहीं न कहीं कराची भी ना दे दें। कराची दे दें हमारी तरफ से। एक एक वही रह गया है जो कि इनके पास बचा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये एक मुहिम भारत के खिलाफ है, ना कि बांग्लादेश के खिलाफ है। बांग्लादेश, पाकिस्तान ये मोहरे हैं। हमारी आँख चाइना के ऊपर होनी चाहिए। अगर हम जी। चाइना को सॉर्ट आउट करते हैं और अमेरिका को ठीक से मैनेज करते हैं, तो मेरे ख्याल से भारत को कोई छू नहीं सकता। भारत, जो आपने बोला है अनस्टॉपेबल भारत, वो अनस्टॉपेबल रहेगा। धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। मुझे लगता है ये जो चैट है, ऑब्वियसली इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू मोदी जी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरा चक्रव्यूह रचा हुआ है, अगर राहुल होते तो कोई टेंशन ही नहीं थी। सर राहुल होते तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो सब कुछ सेट था। दिस इज़ टोटली टारगेटेड एट मोदी। ही इज़ फाइटिंग एट अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट स्टेज, तभी सब लोग हम उनके लिए प्रेयर्स करते हैं कि अ, सही सलामत रहें, जिस तरीके से उनके पीछे पड़े हुए हैं लोग। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। 14-15 मार्च, अंबेडकर भवन, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, विल बी ऑल मीटिंग देयर टुगेदर। इसी के साथ जय हिंद, थैंक जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक एंड you'll be in for a serious discussion there. सीरियस डिस्कशन सर। थैंक यू सर। जय हिंद।